लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड जो कि पूरे कंफ्यूजिंग थे, लेकिन गूजबम्स प्रॉपर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये पता है, क्यों चल रहा है ये नहीं पता। और जब तुम ऑलरेडी इतना समझने की कोशिश कर रहे हो, उस बीच में कुछ चतुर बुद्धि आके ये भी बोल के चले जाते हो तुम जड़ बुद्धि हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और इन नोवेल रीडर्स के कारण हर किसी के दिमाग में ये बेल बजने लग गई थी कि शायद मेरे ही दिमाग के तार हल्के हैं। लेकिन नहीं, अब आगे के एपिसोड देख के तुम समझ चुके हो कि पहले के ही 3 एपिसोड में कोई लोचा था और तुम्हारा दिमाग अपनी जगह में बिल्कुल सही ढंग से बना हुआ है। तो देखो भाई, जो ये नोवेल की बात कर रहे हैं उस नोवेल में काफी चीजें अलग है। वहीं पे जो भी एनिमे या दोंगवा होती है वो 3 एपिसोड रूल फॉलो करती है, जहाँ पे वो 3 एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे हर एक व्यूअर उनके साथ स्टिक हो जाए और वो जाके देखने लग जाए। जैसे माई इसेकाई लाइफ के साथ हुआ था, जिसका पहला एपिसोड सेकंड सीजन की तरह लग रहा था, और उसी के साथ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर, जिसमें डायरेक्ट एक्शन से शुरू कर दिया, बल्कि मांगा काफी डिफरेंट थी। और वेबटून की भी बात करें तो सोलो लेवलिंग में हीरोइन को कई चैप्टर्स तक तो दिखाया ही नहीं था, लेकिन एनिमे में उसको फर्स्ट ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इन सारी स्टोरी में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये इतनी मिस्टीरियस स्टोरी नहीं थी, डायरेक्ट एक्शन वाली थी। लेकिन अगर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की बात करें तो एक तो ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस है, ऊपर से इसमें थोड़ा सा चेंज करोगे तो लोगों को और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, जो नोवेल रीडर्स को नहीं हो रही थी लेकिन नॉर्मल दोंगवा वॉचर्स को हो रही थी। स्टार्टिंग की बात करें तो एक एक्शन सीन दिखाया जा रहा है जो कुछ महीने बाद का है। उसके बाद दोंगवा में डायरेक्ट ये दिखा देते हैं कि क्लैन मोरिटी नाम का एक लड़का है जिसको भगवान जितने प्यारे थे वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उसके शरीर में जो आ गया। अब ये जो नॉर्मल दुनिया का बंदा है जो एक लक इंचेंटमेंट मैजिक कर रहा था, और अब वो क्लाइन मोरिटी के शरीर में है। फिर उसके बाद एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक चूहा पागलों की तरह भाग रहा है। क्यों भाग रहा है पता नहीं, लेकिन हमें एनिमेशन अच्छा लग रहा है इसलिए हम देख रहे हैं। उसके बाद क्लाइन मोरिटी के कुछ मार्केट के सीन दिखाते हैं। उसके बाद वो घर आया और घर में उसने वापस से एक रियाल में खोल दिया जिसमें उसने 2 लोगों को समन भी कर दिया। ये सब दोंगो वॉचर्स ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। अब देखो, एनिमे 3 एपिसोड रूल फॉलो कर दिया, लेकिन नोवेल में ऐसा कोई केस नहीं होता। इसीलिए नोवेल में आधी चीजें पहले से क्लियर है। जैसे कि हीरो की फैमिली के बारे में, क्लैन मोरिटी, उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। बड़ा भाई यानी बेंसन पूरे घर को चला रहा है। उसके डैड जो कि आर्मी में थे, इंपीरियल आर्मी में, जब सदर्न कॉन्टिनेंट के साथ कुछ वॉर हो रही होती है उस टाइम पे वो चले जाते हैं, और उसी के साथ उसकी मॉम जो थी जब हीरो यूनिवर्सिटी में होता है तब वो भी निपट जाती है। इसी के साथ कई चीजें ऐसी थी जो बहुत कंफ्यूजिंग थी, जैसे हीरो को कितनी मेमोरी है, क्योंकि हीरो को बहुत कुछ याद है लेकिन कुछ याद नहीं है। लेकिन उसी के साथ जो याद है वो क्यों याद है ये हमें नहीं पता, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोवेल में क्लियर है कि हीरो को सारी मेमोरीज हैं क्लैन मोरिटी की, एक्सेप्ट वो लास्ट का कुछ टाइम जो उसको नहीं पता। इसीलिए नोवेल और डोंगवा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ एक जगह तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है, वहां पे तुम्हें दूसरी जगह साफ साफ देख के लग रहा है कि क्लाउन वाले एपिसोड को जल्द से जल्द लाने के लिए स्टोरी में चेंज किया है। और जैसे मैंने बताया, भाई को नोवेल में पहले दिखा देती है, यानी उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। वहीं पे अगर दोंगवा की बात करें तो सेकंड एपिसोड में एंडिंग सॉन्ग के बाद भाई को 2 मिनट के लिए दिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी थर्ड एपिसोड में वापस कहीं और से स्टोरी शुरू हो रही है। मतलब लिटरली जिसने वहां पे एंडिंग सॉन्ग में वो एनीमे बंद कर दी रही होगी उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हीरो के भाई को पहले ही दिखा चुके थे। खैर, ये सब चीजें एक तरफ, अगर टाइमलाइन की बात करें तो फिफ्थ इपॉक चल रहा है, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है। और इसकी शुरुआत करता है एक राजा जिसके लिए खुद ये डाउट है कि वो माइग्रेट हुआ था, जो कि तुम देख भी चुके होंगे। उसकी एक किताब है जो चाइनीज में थी, जो हीरो के हाथ में सेकंड एपिसोड में ही लग जाती है। अब वो सारे फोर्थ इपॉक के टाइमलाइन के थे जिसमें वो एंटेगोनस फैमिली भी आती है, जिसकी डायरी के पीछे अभी हर कोई पड़ा है। अब वो फैमिली उस टाइम की नोवेल फैमिली थी। अब ये कौन सी फैमिली है, क्या कनेक्शन है, इस पे ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि जहां पे तुम इस एनिमे में लॉजिक ढूंढने लग जाओगे वहां तुम्हारे दिमाग का गोबर हो जाएगा। तो अच्छा यही है, क्या हो रहा है बस ये देखते रहो, ये क्वेश्चन मत पूछो कि क्यों हो रहा है। वैसे भी इसकी एंडिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है कि 2034 में इसका 6th सीजन आ जाएगा, और उसी के बाद इसका एंड होगा एक मूवी के साथ जो आएगी 2035 में। तो ज्यादा कुछ वेट नहीं करना, 27, 30, 32, 33, 34 और 35 यहाँ तक तुम्हें जिंदा रहना है। अगर रह सके तो तुम एंडिंग भी देख लोगे। खैर, स्टोरी की बात करें तो हर एपिसोड में एक बंदा बार बार आके हमें ये याद दिलाता है कि 22 पार्ट में है, नो सीक्वेंस है। हाँ भाई, हमें पता चल गया, उसके अलावा भी कुछ बता। खैर, हमारा मेन कैरेक्टर जिसने पोशन पी के सेकंड एपिसोड में अपनी पावर जगाई और बियॉन्डर बन गया, वहीं पे फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी वो किसी को समन कर चुका है। तो वो पावर कौन सी थी? अभी ये हीरो बियॉन्डर बना है तो पहली कैसे समन कर दिया? ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के जाती हैं। इसी के साथ अगर तुम्हें इसके बाद भी कई चीजें समझ नहीं आती और तुम सोच रहे हो बाकियों को कैसे पता, तो वो इसलिए पता है क्योंकि सब के सब ये एलओटीएम की ओल्ड नील मिस्टिसिज्म क्लास देख रहे हैं, जो कि अभी तुमने मिस आउट कर दिया, जिस कारण से तुम्हें ये नहीं पता कि कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर क्या है और बाकी सारी चीजें कैसे चल रही है। देखो, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास में कभी इंटरेस्ट लिया हो ना लिया हो, लेकिन अगर तुम्हें इस एनिमे में इंटरेस्ट है तो तुम्हें इस क्लास में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये मजबूरी है तुम्हारी।
और इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा और तुम नोवेल पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, ऑफ कोर्स हो सकता है कोई जॉब करने वाला हो, तो कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनकी एज लिमिट के बाहर हो ये एनिमे लेकिन वो तब भी जाके देखें। तो इसलिए अगर तुम लोग ये देखना चाहते हो तो तुम देखो, नहीं तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जॉब करने वाले, उन पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो अपना संडे या फिर जब जॉब से थक के आए तो इतना भेजा लगाएं अपना। तुम फ्यूचर में देख सकते हो इसको जब तुम्हारा मन हो या जब तुम्हें कोई ऐसी मिस्ट्री एनीमे देखनी हो, लेकिन उससे पहले अगर तुम सिर्फ नोवेल रीडर की बात सुन के ये देखने जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एलओटीएम, ओआरवी, सोलो लेवलिंग और द बिगनिंग आफ्टर द एंड, ये 4 नोवेल इनके फैंस इतने भयानक हैं कि ये नारुतो और वन पीस के फैंस को भी टॉक्सिसिटी में पीछे छोड़ दे। वो तो बिगनिंग आफ्टर द एंड के पूरे एनिमेशंस की वाट लग गई, नहीं तो तुम्हें पता चलता सोलो लेवलिंग और उसकी वॉर। खैर ये सारी चीजें एक तरफ है, अगर तुम्हें एनिमे पसंद आ रही है तो देखो, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी और देख लेना जब तुम्हारा मन होगा। नहीं तो तुम कोड गियर्स, डेथ नोट ऐसे जाके भी देख सकते हो, जैसे मॉन्स्टर हो गई, कोई भी सस्पेंस थ्रिलर जहाँ पे तुम्हें मजा आ रहा है।